प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को यह बताते हुए सुखद एहसास हो रहा है, मेरे मन के अंदर भी यह संशय पैदा होने लगा था कि जे के बारे में तो ये कन्फर्मेशन हो चुका है कि 218 पद आएगा, कमीशन स्वीकार कर चुका है। लेकिन एपीओ को आखिर ऐसा क्या हो गया है, कार्मिक मंत्रालय से वो फाइल क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, सरकार और कार्मिक मंत्रालय के बीच में ऐसा क्या व्यवधान है कि अधियाचन स्वीकार करने की बात कमीशन मान नहीं रहा है। ये सब जानकारियां बच्चों के आपके खुद के प्रयास से हैं, लेकिन जो ये जानकारी होती है ये कमीशन पब्लिक नोटिस पे नहीं डालता। आरटीआई का जवाब आरटीआई पाने वाले को दिया जाता है। ये बात अलग है कि वह कार्यपालकीय एक आर्डर होता है जिसको आज के ज़माने में सर्कुलेट किया जा सकता है। वही हुआ 30 मार्च को। वह अधिवक्ता साथी कोई चौरसिया हैं, उन्होंने वो लगभग 2 फरवरी के आसपास एक आरटीआई लगाई और वह कमीशन को मार्च में मिली और उसका जवाब 30 मार्च को, ये जो बीता है, आज हम 3 अप्रैल को बात कर रहे हैं आपसे। क्यों 3 अप्रैल को? क्योंकि 1:10 हो रहा है। तो 30 मार्च को जवाब क्या दिया? पुराना वाला जवाब तो वही था, दोनों उन्होंने मांगा था, जिसमें कमीशन स्वीकार करता है कि हमको न्यायिक सेवा का अधियाचन मिल चुका है सरकार से, लेकिन जो पद हैं 218 उनका आवंटन श्रेणीवार क्रम में, एससी कितना, ओबीसी कितना, दिव्यांग कितना, इसमें विवाद, इसमें कुछ क्लियरेंस नहीं है। इसके लिए सरकार के बीच और कमीशन के बीच आपसी पत्र व्यवहार चल रहा है, जिसके कारण कमीशन कितनी सीट है इसके बारे में एक अलग आरटीआई में स्वीकार किया है। लेकिन इस आरटीआई में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इतना स्वीकार करता है हमारे पास अधियाचन है, लेकिन उसके रिक्तियों की संख्या के बारे में भी विवरण देने के लिए इसलिए असमर्थ है क्योंकि जो श्रेणीवार उसका विभाजन होना है वह अभी अंतिम रूप से तय नहीं हो पाया है। ये रही न्यायिक सेवा की बात। तो मेरा भी मानना है कि 218 पद जो पिछले नोटिस में स्वीकार किया है उसी के पद विभाजन की बात है। रही बात सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए आज की मैं चर्चा छेड़ा, पहली बार कमीशन ने 30 मार्च को यह स्वीकार किया कि हमारे पास अभियोजन अधिकारी का भी अधियाचन आ चुका है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, कमीशन के पास अधियाचन आने और उसके विज्ञापन होने में 100 दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं होता, और ये 100 दिन तब होता है जब उसके पास कोई विवाद या कोई, जैसे उसमें भी ये स्वीकार करता है कि जो पद हमारे पास आया है इसमें ये क्लियर नहीं है कि 118 है, 200 है कि 150 है, क्या है, ये स्पष्ट शब्दों में उसने बताने से मना कर दिया है। क्यों मना किया है? क्योंकि श्रेणीवार उसका विभाजन नहीं हो सका है और इसीलिए विज्ञापन आने में देरी भी हो रही है। लेकिन ये क्या कम है कि जैसे जे के बारे में मान लिया कि अधियाचन है, ऐसे ये क्या कम है कि ये मान लिया कि एपीओ के बारे में भी अधियाचन है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर बात करने के लिए। वह यह, आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रेगुलरली बेस पे जो स्टेटस रिपोर्ट लगानी होती है उसका वह हिस्सा वायरल हुआ जिसमें हाई कोर्ट ने एक अनुमोदन चाहा है माननीय उच्चतम न्यायालय से कि हम निचली अदालतों की खस्ता हाल पोजीशन को दूर करने के लिए सिविल जज का पद पाने वाले अधिवक्ताओं को 2 साल का अनुभव अनिवार्य करना चाहते हैं। इस पर आपका दिशा निर्देश चाहिए। तो अगर माननीय उच्चतम न्यायालय अपने पुराने निर्णय को पलट दे तो 2 साल का अनुभव लग जाएगा। कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर क्या वकालतनामा भी लगेगा? ये बड़ी दूर की बात है। जो प्राथमिक रूप से मुझे दिखाई समझ में आता है उसमें यही कि 2 साल का एक्सपीरियंस अगर वो अलाउ कर देता है तो इस वैकेंसी के साथ शिथिलता के साथ रहेगा।
मतलब आप अगर रजिस्ट्रेशन बार में आपका है और आप किसी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट बार से एनरोल्ड हैं, तो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि आप 2 साल मिनिमम से अधिक कितना भी, लेकिन कम से कम 2 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अनुभव सर्टिफिकेट और बार का रजिस्ट्रेशन ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये अनिवार्य कर सकता है, इसकी संभावना है, और इसी के कारण आप लोगों की PCSJ वाली वैकेंसी, एक तो वो स्वयं स्वीकार करता है कि केवल कोटे का विभाजन, उसमें ये बात वो नहीं कहता कि हम इसके लिए भी रुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट से उसका जो आंतरिक सेल है, जो प्रशासनिक अमला है, वो हाई कोर्ट से इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि उस मुद्दे का क्या होगा। तो अगर हाई कोर्ट अपने स्तर पर ही हरी झंडी दे देता है, ये लिखित में नहीं आएगा, हरी झंडी हो चुकी है, अध्याचन कमीशन के पास है, लेकिन फिर भी अगर हाई कोर्ट हरी झंडी दे देता है कि ठीक है, वो जो सुप्रीम कोर्ट से प्रस्ताव आएगा उसके अगले वैकेंसी में लागू करेंगे, आप इसको निकालिए, तो जून में भी वैकेंसी आप लोगों की आ सकती है। क्यों? 4 जून को नई सरकार बन जाएगी। तो ये संभावना तो है, लेकिन इसमें जो ये इतनी बातें आप सुन रहे हैं, इसमें थोड़ी सी देरी होने की वजह है, लेकिन APO के साथ ये विडंबना नहीं है। APO का कोई भी पावर भर्ती का हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो सीधे IPS लावी, कार्मिक मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और कमीशन का विषय है। उसमें हाई कोर्ट चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना तो सिलेबस के मुद्दे पर और ना ही भर्ती के मुद्दे पर। और कमीशन स्वीकार करता है कि हम इसलिए विज्ञापन नहीं निकाल पा रहे हैं, देरी हो रही है, और हम विज्ञापित पदों की संख्या भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि श्रेणीवार विभाजन नहीं है। तो श्रेणीवार विभाजन होने का मसला चुटकियों में हल हो जाएगा। जैसे ही हल हुआ, आपकी APO की वैकेंसी आपके सामने हो जाएगी। तो आज की उस RTI के नोटिस से एक बार फिर कभी सह कभी मात का जो खेल चल रहा है, ऐसा लगने लगा है कि APO शायद पहले ही धमक पड़े। कुछ यूट्यूबर तारे इसके बारे में सुस्त पड़ गए थे बेचारे, कहते कहते मुंह थरथरा गया। आप लोग भी सुनते सुनते थक गए कि अगस्त 2023 से आ रही है। हम भी भाई जब सबसे सुनते थे, हमने भी बोला था, लेकिन अब स्थिति साफ हो रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अप्रैल चल रहा है, मई में APO के बारे में कुछ स्पष्टीकरण हो सकता है, और जून में चूंकि अध्याचन आ गया है तो एक संकेत आपको मिल जाएगा। हम आपसे कह भी रहे थे कि कैलेंडर जारी करने वाला है कमीशन, अभी जारी किया नहीं है। ये बात स्वीकार कर लिया है कि अध्याचन आ गया है। गारंटी कर रहा हूं कि जो RO ARO और PCS की डेट तो क्लियर ही कर देगा, कब कब करवाएगा। उसके बाद के दिनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वह जो भी आरक्षित डेट दिखाएगा, उसी डेट पर आपका APO का प्री होना फिक्स है। ये मान के चलिए, मेरा दिल कहता है सितंबर में कोई तारीख हो सकती है। तो जो लड़का ईमानदारी से सीरीज मेरा ज्वाइन किया था, खुद से पढ़ रहा है और लगातार पढ़ रहा है, राजस्थान इसलिए डाल दिया है क्योंकि पुरानी ला है। आप यह भी संकेत समझें, चूंकि यह मामला अध्याचन का कमीशन के पास आ चुका है और अभी 1 जुलाई नहीं आई है, जो संभावना बन रही है जुलाई के पहले ही विज्ञापन दे देगा। ये बात अलग है कि यूपी कमीशन 2022 की वैकेंसी भरा है, और अगर ये 23 करके निकाल देता है तब तो एकदम 100% कह रहा हूँ कि नया पूछबे नहीं करेगा। लेकिन अगर 24 करके निकालता है तो उसमें सीट की संख्या 118 से ज़्यादा भी हो सकती है, और साथ ही पुराने के आधार पर नए की बात है। तो यहाँ एक मुश्किल आएगी, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। क्या? जे में सब्जेक्ट में बदलाव करने की टोटल पावर हाई कोर्ट को है। नियमावली बदल गई 2023 से 1 जनवरी, लेकिन APO में सिलेबस में अगर बदलाव करना है तो सरकार के विधानसभा से ही बदल पाएगा। इसलिए
मैं 99% मुतमईन हूँ कि एपीओ में आपका पुराना सिलेबस ही रहने वाला है। सरकार उसके लिए विधानसभा का सत्र वत्र नहीं, इतना सरकार को फुर्सत नहीं है इतना तेजी से। हाँ, क्योंकि यही सरकार वहाँ भी है, और अगर सरकार ही जोर डाल दे कि एपीओ का एग्जाम नए सिलेबस पे ही करवाना है, तो विधानसभा का स्पेशल सत्र भी आएगा और आपका विषय बदल कर आएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए, जब जूनियर डिवीजन में ये पावर थी तो आपको कानो कान भनक नहीं लगी? अचानक एक दिन पेपर में छपा कि विधानसभा की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जो जे का सिलेबस है उसमें 9 नए एक्ट जोड़े जाएंगे, हिंदी भी 100 नंबर की होगी। ऐसे हो भी सकता है, क्योंकि सरकार की मंशा अगर हाई कोर्ट से करवाने की है तो ऐसा हो सकता है कि वो इसमें भी करवा दे, और सुसंगत भी है कि चूंकि 1 जुलाई के बाद नया कानून लागू हो रहा है। तो लिबरली आप दोनों पढ़े, मैंने दोनों पहलुओं की बात आपसे कर दी। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप वास्तव में ईमानदारी से डेडिकेट होकर के झारखंड गए थे, अच्छा नंबर है, मेंस पाए। हमारी कुछ अधिवक्ता बहनें दिल्ली जूनियर डिवीज़न का मेंस लिखने जा रही हैं। हमारे जो 25 में से 6 या 7 है, कन्फर्म नहीं एक का बारे में, लेकिन 6 कन्फर्म है कि जो झारखंड में मेंस लिखने जाएंगे। 2 अधिवक्ता बंधु हैं, 4 अधिवक्ता बहनें हैं। ऐसे ही ये जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप सतर्क रहिए, अचानक कुछ भी हो सकता है। मतलब केवल धुंधला बादल बचा, ऐसे समझ लीजिए। एक महाभारत में कथा आती है, जो अभिमन्यु को मर जाने के बाद अभिमन्यु को षड्यंत्र करके जब चक्रव्यूह में मार दिया जाता है, तो कौरवों की सभा में एक सबसे क्रूर व्यक्ति था जो अभिमन्यु के सौ पर लात रख देता है। उसका नाम जयद्रथ होता है। उसके वध करने के लिए अर्जुन कसम खाते हैं कि सूर्य अस्त होने के पहले अगर उसका मैं वध ना कर दूं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। भगवान कृष्ण को ये बात संभालनी पड़ी। वो एक ही दिन का समय, सूर्य ढलने को करीब, भगवान कृष्ण ने उसे उसी चक्रव्यूह में, जैसे उसने घात लगा करके मारा द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में, वैसे ही बादल से अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। उसको लगा सूर्य डूब गया, बहुत खुश हो गया। कौरवों की सेना में खुशियां मनाई जाने लगी कि अब तो अर्जुन को सबसे बड़ा मेन हीरो मारा जाएगा। जैसे ही मारे खुशी के वो बाहर आया, तैसे सुदर्शन चक्र वहां से हटा लिया। तो बस वही सुदर्शन चक्र हटने की देरी है, सूर्य डूबा नहीं है। एक बादल जैसा धुंधला दिखाई दे रहा कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। जैसे सुदर्शन चक्र हटा, सूर्य निकला, जयद्रथ का वध हो गया। तो ऐसे कहने का मतलब ये मेरे दृष्टांत देने का कि जो लोग सुस्त पड़ गए हैं, जिनको मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, जब आई तो देखा जाए, तो जैसे आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सो रहे हैं, 77 अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भूल गया कि पीछे की मेहनत पूरी पानी में डालकर झारखंड भी गए तो आप 60 के अंदर हैं, क्या पढ़ते लिखते हैं। इसके मतलब जो कंटिन्यूअस लगा है, कहते नहीं करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कहते नहीं धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माड़ी माली सींचे सौघड़ा रुत आए फल होए। धीरे धीरे यानी कंटिन्यूअस, रोज आ जाएगी। अब इतना मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, हम आज आपको 3 अप्रैल को बात कर रहे हैं, 3 मई तक भी ये हो सकता है कि विज्ञापन आ जाए। कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर ये टल भी गया तो तुरंत बाद, नई सरकार बनने के तुरंत बाद जून में ही विज्ञापन आ जाएगा। और जून में अगर आ गया तो जुलाई अगस्त फार्म भरवाने में, और मैंने कहा सितंबर में आपका फ्री होगा। आप देख लीजिएगा, इसी बीच में कैलेंडर भी जारी करेगा यूपी कमीशन, और उसमें जो सुरक्षित डेट सितंबर वाली रहेगी उसमें आपका ही फ्री होना है, दूसरे का नहीं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही जूनियर डिवीजन को लेकर। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं उच्चतर न्यायिक सेवा को लेकर। फिलहाल
एक अपवाद को छोड़ दिया जाए, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, अपवाद मानता हूं अनुभव सर्टिफिकेट बनने का। मुझे आश्चर्य भी हुआ बहुत, मेरा मतलब आंखें फटी रह गई। लेकिन अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन गया हो, ये मेरे पास एविडेंस नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि अधिवक्ता साथी प्रोसीडिंग में है, हर डिस्ट्रिक्ट जज की ऑफिस इसमें सक्रिय है। आने वाले दिनों में आराम आराम से होगा, घबराइए नहीं, हड़बड़ी मत बचाइए कि गड़बड़ी हो जाए। सबसे पहले भरने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिजेक्ट हो जाए, यह ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी बात अब आप लोगों को सूचित करनी थी। और आज हमने जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव वो आर्म्स एक्ट की क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि शाम की वजह कुछ थोड़ा व्यस्तता में चली गई। ये आरटीआई भी आ गया, कुछ फ़ोन अटेंड करने पड़े। जो अधिवक्ता साथी बात करते हैं, चाहे जूनियर के बात करें, इसीलिए फ़ोन कम उठाता हूँ। वो कम से कम मेरा 20 मिनट ले लेते हैं। ये जानते हुए सर आप बिजी हैं, लेकिन हम किससे पूछने जाएं? तो आसान नहीं है। आप जान रहे हैं, सबकी आंखों के सामने है कि हायर जुडिशरी यूपी कितना टफ हो गया है। हर पेपर में 40% नंबर लाना अनिवार्य है। इतने ज़्यादा पेपर्स हो गए हैं। आप ज़रा सोचिए, आप लोगों को 9 एक्ट आ गया था तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे फंसने लगी। और हम लोगों का आपसे 4 गुना अधिक, 9 चौक 36 नया एक्ट जोड़ दिया। आप लोगों का वो 9 एक्ट जो जुड़ा, जैसे आप लोगों के प्री में आ गया, जुड़ गया, हम लोगों का ये 36 जुड़ा, तो 36 का 36 प्री में भी पढ़ना है। कभी कभी तो लगता है पूरे नहीं होगा, लेकिन चल रहे हैं। और ऊपर से आप लोग, हमें जूनियर डिवीज़न थोड़े देना है, हमें एपीओ से भी कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ में, चूंकि दायित्व एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोगों ने विवश किया है अपने स्नेह से। इसमें जो वैसे टाइप के होंगे जो कुटिल हृदय रखते हैं, उनको लगेगा कि अरे सर छाप नहीं रहे हैं, छाप रहे हैं तो काहे ऐसे बोल रहे हैं। नहीं भैया, हमारी वो नियत होती तो हम अब तक प्रयागराज में कम से कम मिनिमम बता रहे हैं 30 लाख के ऊपर का स्टंट हम खड़ा कर चुके होते। आज भी वो क्षमता है, लेकिन नहीं। कान खोलकर सुनिए, 30 लाख मिनिमम। अपने आप को मैंने बिल्कुल रोक लिया है, और अपनी वैकेंसी के लिए। लेकिन फिर भी जितना समय मिलेगा, जो हम कर पाएंगे वो कंटिन्यूअस करते रहेंगे। इस समय भी चल रहा है। एक बात की संभाव्यता आज का वीडियो बंद करते करते रख दे रहा हूं, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट बदलने का पावर हाई कोर्ट ने अपने पास ले लिया है। इसलिए वो जो 9 जोड़ा है वो तो रहेगा ही रहेगा। आप लोगों के जूनियर डिवीजन में भी कुछ और एक्ट ना जोड़ दे सिलेबस में तो कोई ताजुब नहीं। उसके लिए उसे विधानसभा में पास करवाना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? इसीलिए हाई कोर्ट वैकेंसी निकालने नहीं दे रहा है। तो इन सारी गजर बजर संभावनाओं के बीच एपीओ के लिए सुखद एहसास भरी ये खबर थी जो मैंने आपको सूचित करी। इस पर आज भी वही थंबनेल लगेगी जो आरटीआई है, जिससे आप लोगों को विश्वास हो सके कि सर जी सही कह रहे हैं। वास्तव में कमीशन ने स्वीकार किया है कि एपीओ का अध्याचन पहली बार स्वीकार किया है। 2022 का एग्जाम हो जाने के बाद पहली बार कमीशन ने माना है कि हाँ, अध्याचन हमारे पास आया है। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे कुछ नई सूचना, कुछ नई बात के साथ। आप लोगों को हमारा वीडियो मोटिवेशनल, एक अधिवक्ता साथी हैं, नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला हूँ, लेकिन उनके मैसेज जब मैं पढ़ता हूँ तो शब्दों में आत्मा पिरो देने की शक्ति है। उस अधिवक्ता साथी में श्रीवास्तव बिरादरी से हैं और बुलंदशहर के रहने वाले हैं।
मैं उनका इस अपने YouTube चैनल से बगैर नाम लिए उनकी निजता का ख्याल रखते हुए अपना आभार संदेशित करता हूँ। ऐसे कद्दावर, सुधीय, जबरदस्त व्यक्तित्व वाले ऐसे अनगिनत अधिवक्ता साथी बंधुओं और बहनों के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करता हूँ, जो हमको मात्र सुनते ही नहीं, हमको मात्र लाइक ही नहीं करते, हमारे YouTube पे मात्र कमेंट ही नहीं करते, बल्कि हमारे प्रति, हमारे कृत्य के प्रति, हमारे YouTube पे संचालित किए गए इस कार्यक्रम के प्रति, ला के, विधि के और GS के क्लास के प्रति जो अपनी सद्भावनाएं संचरित करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है वो चिल्ला चिल्ला के किसी से भी अगर चर्चा में डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं हमको मजबूत कर रहे हैं। आपके इस स्नेह, दुलार, प्यार के लिए कोटि आभार। कल के फिर मिलने के वादे के साथ चलने दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।